सामाजिक विज्ञान पाठ 4 कक्षा 10 10वीं भूगोल समकालीन भारत 2 चैप्टर 4 कृषि। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें इंदौर के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए और इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को निर्दिष्ट कीजिए। समाधान चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान चाय के उत्पादन के लिए आदर्श है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। चाय की खेती के लिए 150 से 250 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की झाड़ियों को चूने और लोहे के साथ मिश्रित उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता होती है। पानी का रुकना चाय के पौधों के लिए अच्छा नहीं है। भारी वर्षा लेकिन पानी का ठहराव न हो, ऐसी पहाड़ी ढलानें चाय की खेती के लिए अच्छी होती हैं। गहरी और उपजाऊ अच्छे जल निकास वाली मिट्टी जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2 भारत की एक प्रमुख फसल और उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहां इसका उत्पादन होता है। समाधान चावल भारत में एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह सिंधुगंगा के मैदान और उत्तर पूर्व भारत तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगता है। प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र उत्तरी मैदान और तटीय और डेल्टाई क्षेत्र हैं, जबकि छोटे चावल उत्पादक क्षेत्र पंजाब का मैदान और दक्कन पठार का हिस्सा हैं। नहर सिंचाई और ट्यूबवेलों के घने नेटवर्क के विकास ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना संभव बना दिया है। प्रश्न 3 किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करें। समाधान किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम हैं। 1 सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी आदि के विरुद्ध फसल बीमा का प्रावधान। 2 किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंक की स्थापना। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा करती है। 3 बिजली और उर्वरक जैसे कृषि आदानों और संसाधनों पर सब्सिडी। 4 किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की सुविधाएं। 5 किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम रेडियो और टेलीविजन पर पेश किए गए। प्रश्न 4 खेती योग्य भूमि दिन ब दिन कम होती गई, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? समाधान बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ खेती योग्य भूमि के घटते क्षेत्रफल के कई परिणाम होते हैं। ये हैं: 1 बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की कमी। 2 खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। 3 किसानों के लिए बेरोजगारी और आजीविका का नुकसान। 4 कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी। 5 निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव क्योंकि कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हैं। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1 कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का सुझाव दें। समाधान कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल हैं। 1 आज़ादी के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहयोग और जमींदारी उन्मूलन आदि को प्राथमिकता दी गई। 2 भूमि सुधार हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। 3 हरित क्रांति पैकेज प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी और श्वेत क्रांति भारतीय कृषि में बहुत सुधार लाने के लिए शुरू की गई कुछ रणनीतियां थीं। 4 न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा का प्रावधान, बिजली और उर्वरक जैसे कृषि इनपुट और संसाधनों पर सब्सिडी।
ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी भारत सरकार द्वारा खरीदे गए कुछ सुधार हैं। प्रश्न 2, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। समाधान, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से ही महसूस किया गया है। कच्चा कपास और मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। 1917 में भारतीय किसानों ने ब्रिटेन के फलते फूलते कपड़ा उद्योग को डाई की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न के स्थान पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ चंपारण में विद्रोह किया। इस प्रकार वैश्वीकरण के भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों हैं। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को विकसित देशों की अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि से प्रतिस्पर्धा के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति में सुधार, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने, जैविक खेती को विकसित करने और बढ़ावा देने और अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों तक फसल पैटर्न में विविधता लाने के द्वारा भारतीय कृषि को सफल और लाभदायक बनाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। प्रश्न 3, चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। समाधान, चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। 1, यह एक खरीफ फसल है और इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता चावल की वृद्धि के लिए अनुकूल है। 2, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाई क्षेत्रों की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी जो हर साल नवीनीकृत होती है, चावल की खेती के लिए आदर्श होती है। 3, चावल को जून से जुलाई में अपने बढ़ते मौसम के पहले भाग के दौरान सिंचाई और बाढ़ वाले खेतों के माध्यम से प्रचुर वर्षा या अच्छी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। 4, बहुत सारा सस्ता श्रम, क्योंकि अधिकांश खेती में शारीरिक श्रम शामिल होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? ए, स्थानांतरण कृषि, बी, वृक्षारोपण कृषि, सी, बागवानी, डी, गहन कृषि। समाधान, बी, वृक्षारोपण कृषि। स्पष्टीकरण, वृक्षारोपण कृषि व्यावसायिक खेती का एक रूप है जहां लाभ के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए बड़े भूमि क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। 2, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए, चावल, बी, चना, सी, बाजरा, डी, कपास। समाधान, बी, चना। स्पष्टीकरण, रबी फसलें या रबी फसल कृषि फसलें हैं जो दक्षिण एशिया में सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए, दालें, बी, जावर, सी, बाजरा, डी, तिल। समाधान, ए, दलहन। स्पष्टीकरण, आमतौर पर फलियां, मटर या सेम परिवार के रूप में जाना जाता है। फूल वाले पौधों का एक बड़ा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार है। इन पौधों का उपयोग फसल चक्र में मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। 4, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? ए, अधिकतम समर्थन मूल्य, बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी, मध्यम समर्थन मूल्य, डी, प्रभावशाली समर्थन मूल्य। समाधान, बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। स्पष्टीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसानों के लिए फसल खरीदती है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें इंदौर के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद।